कैसा लगा बिलासपुर और कैसा आना रहा आपका? अभूतपूर्व लगा। लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दुलार, इतना लाड प्यार, इतना कुछ दिया है कि ये जो पूरी मेरी जर्नी है छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की, इसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, जीवन में भूल नहीं पाऊँगा। पिताजी राम मंदिर से जुड़े, आप भी जुड़े, फिर ज्ञानपीठ तक आए, अब अगला कदम कौन सा जा रहा है आपका? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2.5 दिन का झोपड़ा जो इस समय राजस्थान में है, उसको हम चुनौती देने जा रहे हैं। अटाला मस्जिद बनी हुई है जौनपुर में, उसको हम चुनौती देने जा रहे हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में जो अदीना मस्जिद है, उसको हम चुनौती देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो चुकी है। मथुरा के बारे में क्या है? जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट ने किया था, गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पहला मुकदमा फैज़ाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाला था। 39 ईयर्स तक वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फंसा रहा। उसके बाद 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर के केस को अपने पास मंगाया था ओरिजिनल ट्रायल के लिए। उसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेप्ट करते हुए उसको अपने पास मंगा लिया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और अभी उसका ट्रायल, ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है और बहुत फास्ट पेस पे वो काम चल रहा है। एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर हो चुका है हाईकोर्ट से। साथ ही साथ 7/11 की जो याचिका थी शाही ईदगाह मस्जिद की, वो डिसमिस की जा चुकी है। इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 2014 के बाद अचानक हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में क्यों हो गया? 2014 के बाद ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष है, ये दिखाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान व्यापी का केस 1991 में फाइल हुआ था। 1991 से 2014 तक और 2014 के बाद 2020, 21, 22 तक उस केस के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। वो केस न्यायालय में सिर्फ धूल खाता रहा। उसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं, इसके बारे में लोगों को नहीं बताया गया। अब उसके बारे में चर्चा हो रही, तो उसमें हमारा क्या दोष है? आज अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में कांग्रेस की सरकार ने 12 अक्टूबर 1968 को द्वारका प्रसाद मिश्र और अनंत शय्यम अयंगार ने समझौता कर लिया, उस समझौते को उजागर अगर किया गया है, तो क्या ये आपका लीगल राइट नहीं है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर का डिस्प्यूट कब फाइल हुआ था? 1950 में फाइल हुआ था। गोपाल सिंह विशारद ने पहला मुकदमा राम मंदिर के केस में 1950 को फाइल किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने शांति सुरक्षा बल लाया था, उसको चैलेंज किया गया था। रिकॉर्डेड जजमेंट है शांति सुरक्षा बल को अवैध घोषित करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का। उर्दू ट्रांसलेटर की नियुक्ति को चैलेंज किया गया था। जो 2013 में अखिलेश यादव सरकार आतंकवादी छोड़ रही थी, उसको चुनौती दी गई थी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को चुनौती दी गई थी। पर ये सारी याचिकाएं 100 कदम आगे बढ़े हैं, तब जाके एक कदम हमारी जर्नी गिनी गई है। सो इतना हमने एफर्ट्स लिए हैं, और उस समय 2014 से पहले इस सारे स्ट्रगल को दिखाया ही नहीं गया। तो 2014 के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा एक स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ पे इसके बारे में अब बात होने लग गई है कि हिंदुत्व क्या है? क्या मुसलमान हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते? किसने कहा कि हिंदुत्व के दायरे में कोई नहीं आता है? हिंदुत्व तो सबको एक समान रखने की बात रखता है। हिंदुत्व तो राम राज्य की बात करता है। जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन, यही तो रियल हिंदुत्व है। किसी को मारने काटने की बात कर रहे हैं, किसी को आप एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप हिंदुत्व की परिभाषा को नहीं समझ रहे। हिंदुत्व का मतलब होता है कि अगर अपने धर्म पे आ जाइए, अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने मंदिर, अपनी संस्कृति, अपनी माताओं बहनों की आबरू पे आ जाइए, तो आप उसको बचाने के लिए संगठित हों। मेघालय में जो वहाँ की शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, जिसे सेन खासी कहते हैं, आज अगर सेन खासी कम्युनिटी ये कहे कि भाई हम अपने ओरिजिनल जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या ये कम्युनल डिमांड होगी? क्या इसका ये मतलब होगा कि वो बाकी लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं? आज ये पूरा का पूरा हिंदू समाज और जैन समाज यही कह रहा है कि जियो और जीने दो। क्या हिंदू समाज, राष्ट्र और जैन समाज को एक नेता मिल गया है? नहीं, देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ। मैं अपनी भूमिका कोर्ट में निभा रहा हूँ, और मेरा ये दायित्व है कि जो लीगल केसेस और जो लीगल इश्यूज मेरे सामने अराइज हो रहे हैं, फैक्ट्स के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने का काम करूं। मेरा तो काम लॉ के माध्यम से न्याय दिलाने का है, और मैं अपने उसी प्रोफेशन पे स्टिक करूँ। मुस्लिम समाज का आप लड़ेंगे केस, मस्जिद का अगर कोई ऐसा मामला नहीं आता है? लड़ूंगा। क्यों? आप तो प्रोफेशनल मैं वकील हैं। प्रोफेशनल हूँ, पर मेरे लिए मेरा प्रोफेशन अपने धर्म को जस्टिस दिलाने के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी आप वकील को फोर्स कर सकते हैं कि वो कोई केस ले? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सलमान खुर्शीद को फोर्स कर सकते हैं कि वो राम मंदिर का केस लें? वो नहीं लेना चाहते तो नहीं लेना चाहते, उनकी मर्जी। हुज़ैफा अहमदी साहब को, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनको क्या आप कह सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप दूसरे धर्म का केस लड़ी? वो नहीं लड़ना चाहते।
मैं अपनी कौम में पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी कौम अपने धर्म के बारे में एडवोकेसी करूँगा और उनके इश्यूज़ के बारे में लड़ूंगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय है और इसके लिए कोई भी प्रोफेशनल एथिक्स मुझे नहीं रोकता है। मैं पूछना चाहता हूँ जो प्रशांत भूषण जी हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको क्या किसी ने कहा था कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी? उसी तरह से मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं अपने धर्म, अपने समाज, अपने कौम के लिए लड़ाई लड़ूंगा, किसी और विधर्मी के लिए मैं लीगल लड़ाई नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता के दामाद मुस्लिम हैं, वो लव जिहाद नहीं कहाएगा। मैं इंडिविजुअल केसेस में कि करीना कपूर ने क्या किया, सोनाक्षी सिन्हा ने क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं समाज की जो समस्या है एज अ लॉयर, एज अ वकील मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर कोई किसी को धोखे से, झूठ बोल के, प्रलोभन दे के, नाम बदल के, डिसीट करके अगर वो उससे शादी कर रहा है और शादी का एक इंटेंशन ये है कि वो उस बहन का, उस महिला का, उस बच्ची का, उस माता का अगर वो धर्म परिवर्तन कर सके, अगर ये इंटेंशन है तो इसको मैं गलत मानता हूँ। क्या संविधान को बदलना जरूरी हो गया आपकी नज़र में? फ्रांस का संविधान 5 बार बदला गया, 5 टाइम्स। पर इस बार मैंने चुनाव में देखा कि एक बहुत बड़ा इशू आ गया कि संविधान बदल रहे, ऐसा लगा कि आप बहुत बड़े मर्डरर्स हैं डेमोक्रेसी के। भाई मैं एक पूछना चाहता हूँ कि 103 अमेंडमेंट संविधान में हुए, 103 अमेंडमेंट्स हुए, ज़्यादा हो गए, उससे भी ज़्यादा नहीं, उसके बाद भी होते चलते चलते। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो संविधान को नहीं बदला गया? अगर आज NJSC लाया गया था तो NJSC आना भी तो एक संवैधानिक अमेंडमेंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाँ या ना बोलिए। अगर संविधान में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इश्यूज इस देश के बहुसंख्यक समाज को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1, तो मैं बिल्कुल समर्थक हूं कि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को रिपील करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी है संविधान में उनको ख़त्म होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सोशल और सेकुलर वर्ड को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है जो संविधान में इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। साथ ही साथ आर्टिकल 29 और 30 खत्म किया जाए, ये हमारी मांग है। शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर आदमी खोले, ये हमारी मांग है। तो बिल्कुल संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। थैंक यू।